चलिए आज जीवन के कुछ सबसे बड़े और बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम सब मिलके गोता लगाएंगे जीव विज्ञान की दुनिया में। मतलब वो साइंस जो हमें ये समझाता है कि आखिर हम हैं क्या और हमारे चारों ओर की ये दुनिया चलती कैसे है। तो सबसे पहले वो एक सवाल जो सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को भी परेशान करता आया है। आखिर ये जीवन है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये तो एक फिलोसॉफिकल पहेली जैसी है। और आज हम इसी पहेली को जीव विज्ञान के नजरिए से परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले समझना होगा जीव विज्ञान को। बायोलॉजी या जीव विज्ञान, इसका पूरा मतलब ना इसके नाम में ही छिपा है। ये असल में दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोस जिसका मतलब है लाइफ या जीवन, और लॉजिया जिसका मतलब है स्टडी ऑफ या अध्ययन। तो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये जीवन का साइंटिफिक स्टडी है ना सिंपल। पर यही सिंपल सी परिभाषा उस कमाल के साइंस की नींव है जो हमें हमारे होने का मतलब समझाती है। अब अगर जीवन को एक बहुत बड़ी इमारत की तरह देखें तो उसे समझने के लिए हमें उसकी सबसे छोटी, सबसे जरूरी ईंट से शुरू करना होगा, है ना। और बायोलॉजी में वो फाउंडेशनल ईंट है कोशिका, द सेल। यहीं से आती है सेल थ्योरी, जो बायोलॉजी का एक फंडामेंटल पिलर है। इसकी तीन बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडियाज हैं। पहला, दुनिया में हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है। दूसरा, कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है। और तीसरा, जो कि बहुत दिलचस्प है, हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि जीवन का जो सिलसिला है वो अरबों सालों से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बस चलता ही आ रहा है। अच्छा, अब ये जो कोशिकाएं हैं ना, इनके भी मोटे तौर पर दो मेन डिजाइन होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि बैक्टीरिया। इन्हें आप एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा समझ सकते हैं, सब कुछ एक ही कमरे में, कोई पार्टीशन नहीं। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनसे हम, पेड़ पौधे, जानवर सब बने हैं। ये एक बड़ी हवेली की तरह हैं, जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे हैं, जिन्हें ऑर्गेनल कहते हैं। और एक मेन कंट्रोल रूम भी है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो छोटा सा लगने वाला फर्क है ना, इसी ने धरती पर लाइफ के इवोल्यूशन के दो बिल्कुल अलग रास्ते बना दिए। तो सवाल ये है कि नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं? ये होता है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के जरिए, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। इसे ना एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड डांस की तरह सोचिए। पहला स्टेप, कोशिका बड़ी होती है और अपने सारे इंस्ट्रक्शंस यानी डीएनए की एक एक कॉपी बनाती है। दूसरा स्टेप, इन इंस्ट्रक्शंस को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। और फिर फाइनल स्टेप, वो खुद बीच से बटकर दो बिल्कुल एक जैसी नई कोशिकाएं बना लेती है। कमाल है ना। यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सब बढ़ते हैं और हमारी चोटें ठीक होती हैं। हमने कोशिका की बात तो कर ली, पर हर कोशिका के अंदर एक पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, एक गाइड बुक जो तय करती है कि वो कोशिका क्या बनेगी, क्या करेगी। तो चलिए अब इसी कोड को डीकोड करते हैं। अब हम कदम रख रहे हैं जेनेटिक्स की दुनिया में। और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह इमेजिन कीजिए, जिसमें किसी भी जीव को बनाने और चलाने के लिए जरूरी हर एक छोटी बड़ी जानकारी मौजूद है। ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं है, ये लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर कोड जो सिर्फ 4 लेटर्स में लिखा गया है। तो कोशिका इस लाइब्रेरी में रखी जानकारी का इस्तेमाल करती कैसे है? इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। समझिए इसे ऐसे, डीएनए जो है वो मास्टर ब्लूप्रिंट है, जो न्यूक्लियस यानी लाइब्रेरी में सेफली रखा हुआ है। अब जब भी कोई काम करना होता है तो कोशिका उस ब्लूप्रिंट की एक फोटोकॉपी बनाती है, जिसे हम आरएनए कहते हैं, और उसे कंस्ट्रक्शन साइट यानी कोशिका के बाकी हिस्से में भेज देती है। और फिर वहां इस आरएनए कॉपी को पढ़कर असली मशीनें यानी प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, जो असल में सारा काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जीवन की ईंटें यानी कोशिकाएं भी हैं, और उन्हें बनाने का ब्लूप्रिंट यानी डीएनए भी है। पर ये सब एक साथ मिलकर धरती पर इतनी कमाल की, इतनी डाइवर्स लाइफ में कैसे बदल गया? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एवोल्यूशन की शानदार कहानी में। और इस कहानी का जो मेन इंजन है वो है नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। इसे ऐसे सोचिए कि कुदरत यानी नेचर लगातार एक टेस्ट ले रही है।
जिन जीवों में ऐसे ट्रेट्स होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहने और अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं और फिर वो अपने ये सक्सेसफुल ट्रेट्स अगली पीढ़ी को पास ऑन कर देते हैं। और हजारों लाखों सालों में यही प्रोसेस जीवन के अनगिनत रूपों को जन्म देता है जो अपने अपने माहौल के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होते हैं। और ये कहानी ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये अरबों सालों में फैली है। सोचिए, सब कुछ शुरू हुआ करीब 3.5 अरब साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर से। फिर लगभग 2 अरब साल तक तो लाइफ बिल्कुल सिंपल ही रही, जब तक कि पहली कॉम्प्लेक्स कोशिकाएं नहीं आईं। फिर करीब 50 करोड़ साल पहले अचानक से लाइफ की डाइवर्सिटी में एक धमाका सा हुआ, जिसे हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। और फिर कंपैरेटिवली हाल ही में, यानी 6.5 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर खत्म हुए तो हम स्तनधारियों यानी मैमल्स को फलने फूलने का मौका मिला। ये टाइम का इतना बड़ा स्केल है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन एवोल्यूशन की कहानी सिर्फ अलग अलग जीवों की नहीं है। ये कहानी इस बारे में भी है कि ये सब जीव एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो चलिए अब जीवन के इसी कॉम्प्लिकेटेड जाल को समझते हैं, जिसे हम जानते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के नाम से। इकोलॉजी की जो बेसिक यूनिट है वो है इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये कुछ भी हो सकता है, एक जंगल, एक तालाब या आपके बगीचे की मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा भी। ये एक जीता जागता कम्युनिटी है जहां हर लिविंग थिंग, पेड़ पौधों से लेकर कीड़े मकोड़ों तक, नॉन लिविंग चीजों के साथ जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, एक कांस्टेंट लेन देन में जुड़े हुए हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और हर इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो एक वन वे स्ट्रीट की तरह होता है। इसकी शुरुआत होती है सूरज से। इस एनर्जी को पकड़ते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जैसे कि पेड़ पौधे। फिर ये एनर्जी आगे फूड चेन में जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी शाकाहारी जीव इन पौधों को खाते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी मांसाहारी जीव इन शाकाहारियों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं डिकम्पोजर्स, जैसे फंगस, जो हर मरी हुई चीज को तोड़कर उसके न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि ये साइकिल फिर से शुरू हो सके। लेकिन इसमें एक हैरान करने वाली बात है। फूड चेन के हर अगले स्टेप पर करीब 90% एनर्जी गर्मी बनकर लॉस्ट हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल तक पहुंचती है। और यही वजह है कि किसी भी इकोसिस्टम में शेरों की तादाद के मुकाबले घास हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फूड पिरामिड में आप जितना ऊपर जाएंगे, अवेलेबल एनर्जी उतनी ही कम होती जाती है। तो कोशिका की माइक्रो दुनिया से लेके इकोसिस्टम के विशाल जाल तक का ये सफ़र हमने तय किया। हमने देखा कि लाइफ किस चीज़ से बनी है, ये काम कैसे करती है और अरबों सालों में इवॉल्व कैसे हुई है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जीवन की इस लंबी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा और उस कहानी में हमारी भूमिका क्या होगी?